हैंडल। और जैसा कि आप सभी को पता है, अपन कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे और आज हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स में थर्ड टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो आ जाइए सभी, आज हम पढ़ते हैं जनरेशन कंप्यूटर्स की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन अपनी स्टार्ट हुई थी 1944 से 1955 तक। इसमें अगर मैं की टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। आप देख सकते हैं ये हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ये यूज़ किए जाते थे उस वक्त। इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं तो ये आपको दिख रहे हैं कि काफ़ी लार्ज होते थे, बल्की होते थे और लॉट ऑफ पावर कंज्यूम करते थे। राइट। अगर इसकी मेमोरी की बात करें तो इसमें काफ़ी लिमिटेड मेमोरी रहती है और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज भी लिमिटेड रहती थी। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो इसमें एनिएक एंड यूनिवेक फर्स्ट यूज़ किए जाते थे। सेकंड, इसके बेसिक सेटअप की बात कर लेते हैं। तो बेसिक सेटअप में क्या है, इसमें जैसे सीपीयू में यूज़ होते थे वैक्यूम ट्यूब्स, लार्ज एंड प्रोन टू ओवर हीटिंग। ठीक है, मेमोरी की बात करें तो इसमें पंच कार्ड और या बोल सकते हैं पेपर टेप जो है वो यूज़ किए जाते थे इनपुट और आउटपुट के लिए। और जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी लिमिटेड रहती थी। इनपुट डिवाइसेस के तौर पे यहाँ पे मैनुअल स्विचेस और पंच कार्ड जो है वो कॉमन मेथड्स थे इनपुट के लिए, और आउटपुट डिवाइसेस के लिए यहाँ पे प्रिंटर और पंच कार्ड मशीन जो थी वो यूज़ की जाती थी। पावर सप्लाई यहाँ पे होती थी रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिकल पावर, और प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे कुछ फिजिकली रिवायरिंग की जाती थी कंप्यूटर्स की हर टास्क के लिए। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन। अब हम सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में हमारे यहाँ पे कंप्यूटर्स में यूज़ होने लगे ट्रांजिस्टर। वैक्यूम्स की जगह ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये तो स्मॉल रहते थे, साइज में स्मॉल थे, फास्टर और मोर रिलायबल थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स से। और इसमें यहाँ पे यूज़ की जाती थी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं IBM 7000 सीरीज और CDC 1604। तो ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर है। ये ट्रांजिस्टर्स हैं हमारे पास, इनका यूज़ किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे जो काफ़ी बल्की रहते थे और साइज में काफ़ी लार्ज, है ना, और ओवर हीट होने की उनकी वो रहती थी ज़्यादातर कंडीशंस। तो यहाँ पे फिर वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया किसने, ट्रांजिस्टर्स ने उसकी जगह लेगी। और ट्रांजिस्टर क्या है, काफ़ी स्मॉल रहते साइज में, फास्टर भी रहते थे, और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी रिलायबल रहती थी। ओके, अब इसके बेसिक सेटअप को देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसके बेसिक सेटअप में सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में यहाँ पे CPU देखो, मैं जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस्ड कर दिया किसको, वैक्यूम ट्यूब्स को। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स लीडिंग टू अ स्मॉलर एंड मोर इफिशिएंट CPU। मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक कोर मेमोरी इंट्रोड्यूस की गई थी जो कि प्रोवाइड करती थी बेटर रिलायबिलिटी एंड स्पीड कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन मेमोरी। ठीक है, इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस रिमेन्स सिमिलर ही है विद पंच कार्ड्स एंड मैग्नेटिक्स स्टिल कॉमन। इनपुट डिवाइस सेम ही है सेकेंड जनरेशन के जो फर्स्ट जनरेशन में है इनपुट डिवाइसेस वही हैं, पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक्स वगैरह। और आउटपुट डिवाइसेस में यहाँ पे वही प्रिंटर्स और इम्प्रूव्ड किए गए थे, डिस्प्ले बिकम मोर प्रिविलेंट। ओके, तो ये हमारे हो गए क्या, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। यहाँ पे पावर सप्लाई की बात करें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में तो पावर कंजप्शन वॉज रिड्यूस्ड कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पर पावर कंजप्शन क्या है, रिड्यूस्ड हुई है कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वॉज यूज्ड प्रोवाइडिंग अ मोर इफिशिएंट वे टू राइट प्रोग्राम्स कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज सभी जानते होंगे इसमें यूज़ की जाती हैं। और मशीन लैंग्वेज के कंपेयर में यहाँ पर जो असेंबली लैंग्वेज जिसमें निमोनिक कोड्स यूज़ किए जाते हैं वो यूज़ किए गए थे। ठीक है, तो उससे क्या इजी रहता है प्रोग्राम्स को राइट करने में। फिर यहाँ पे है स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क वर इंट्रोड्यूस फॉर स्टोरेज।
यहाँ पे मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क यूज़ की गई थी स्टोरेज के लिए, जो कि हमको क्या प्रोवाइड करती थी, फास्टर और मोर रिलायबल डेटा एक्सेस की को ऑफर करती थी अपन को। ठीक है, तो उससे क्या इजीली हम डेटा को स्टोर कर सकते थे। ओके, तो ये थे हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स। अगर अब अपन थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन अपनी स्टार्ट हुई थी 1964 से 1975 तक। इसकी की टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ इंटीग्रेटेड सर्किट ने रिप्लेस कर दिया किसको, ट्रांजिस्टर्स को। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे, सेकेंड जनरेशन में हमारे पास क्या यूज़ होते थे, ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे। थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए जाते थे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन साइज, यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज्ड हो गई है, और रिलायबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग का जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके गाइस, तो ये तो हो गए। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे बात थे IBM सिस्टम, ठीक है, 360 और DEC PDP 11, ये यहाँ पे सिस्टम्स यूज़ किए जाते थे कंप्यूटर्स के। ठीक है, अब इसके बेसिक सेटअप की बात करें तो यहाँ पे देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इंटीग्रेटेड सर्किट ने रिप्लेस्ड कर दिया किसको, डिस्क्रीट ट्रांजिस्टर्स को, और लीडिंग टू अ फर्दर मिनिएचर्स एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्या होगा, परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड हो जाएंगी। और मेमोरी की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर यूज्ड इन रैम एंड रोम, सब जानते हैं रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, इनहेंसिंग मेमोरी कैपेसिटी एंड स्पीड। क्या आ गया यहाँ पे, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किए जाने लगे रैम और रोम, और मेमोरी जो कैपेसिटी है उसकी स्पीड है वो इन्हांस हो गई। इनपुट डिवाइस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट के डिवाइस के तौर पे कीबोर्ड्स, अर्ली फॉर्म्स ऑफ माइक बिकेम मोर कॉमन फॉर इनपुट। ओके, और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो इम्प्रूव डिस्प्ले, मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स, इसके थ्रू अपन को आउटपुट मिलने लग गया था, क्या, डिस्प्ले, मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स। और इसकी पावर सप्लाई की बात करें तो पावर कंजप्शन कंटिन्यू टू डिक्रीज विद द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। जो पावर का कंजप्शन हो रहा था वो अब क्या होने लगा, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, किसके थ्रू, किसकी यूज़ की वजह से, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की यूज़ की वजह से जो पावर का कंजप्शन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गया था। और प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फॉर्ट्रान और कोबोल बिकम मोर प्रिवलेंट, जिससे क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो है बहुत ईजिली हम बना पा रहे हैं उससे, किससे, फॉर्ट्रान से और कोबोल से, और मोर एसेसिबल है, ये इनके थ्रू हम जो है सॉफ्टवेयर्स की डेवलपमेंट को मोर एसेसिबल बना पा रहे थे। राइट, अब स्टोरेज की बात कर लेते हैं तो हार्ड डिस्क ड्राइवर इंट्रोड्यूस, यहाँ पे अब हार्ड डिस्क ड्राइव इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, प्रोवाइडिंग फास्टर एंड लार्जर कैपेसिटी स्टोरेज, फास्टर एंड लार्जर कैपेसिटी स्टोरेज, लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज मिल गया यहाँ हमको। फिर हमारे पास एक नया पॉइंट आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। So the concept of operating system become more developed and allowing for better resource management. ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, जैसे धीरे धीरे अभी हम सिर्फ एक बेस बना रहे हैं क्लास का, आप धीरे धीरे टॉपिक कवर करते जाएंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से मैं पूरा आपको कवर कराती हूँ, मोटा मोटा बता देती हूँ। ये इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, हमारा जो सॉफ्टवेयर के साथ जो इंटरेक्शन है वो कैसे प्रोवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आती है फोर्थ जनरेशन। सो फोर्थ जनरेशन अपनी स्टार्ट होती है कि कौन सी ईयर से, 1975 से 1989। ठीक है, ये हमारी फोर्थ जनरेशन। इसमें हमें की टेक्नोलॉजी की बात करें तो की टेक्नोलॉजी यहाँ पर हमारे पास थी माइक्रो प्रोसेसर्स। यहाँ हमारे पास आ चुके थे माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि यहाँ पे किसको, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आ गए हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मिनिएचराइज
मिनिएचराइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स लेड टू पर्सनल कंप्यूटर। नाउ हमारे पास क्या है, पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए हैं। मिनिएचराइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स लेड टू पर्सनल कंप्यूटर्स, राइज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के डेवलपमेंट होने लग गए हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए आपको बता सकते हैं कि IBM PC और एप्पल मैकिन्टोश। ओके, अब इसकी बेसिक डेवलपमेंट की बात करें, बेसिक सेटअप की बात करें, तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हम बोल सकते हैं कि यहाँ क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है विच इंटीग्रेट द एंटायर CPU ऑन अ सिंगल चिप। जिसने क्या कर लिया, पूरे जो एंटायर CPU है उसको सिंगल चिप में इंटीग्रेट कर लिया। बिकम द स्टैंडर्ड एंड लीडिंग टू फर्दर मिनिएचराइजेशन एंड इंक्रीज द प्रोसेसिंग पावर। ओके, मेमोरी की बात करें तो कंटिन्यू यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर रैम एंड रोम। रैम एंड रोम के लिए तो हमने वही इंटीग्रेटेड सर्किट को कंटिन्यू किया है, उसी को यूज किया है। ऑफरिंग इवन ग्रेटर कैपेसिटी एंड स्पीड, यहाँ पे हमको क्या मिल गई, इवन ग्रेटर कैपेसिटी और स्पीड मिल गई। अब इनपुट डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड है, माइक है और अदर इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, ये हमारी 4th जनरेशन होती है। और इसमें आगे अपन बात करते हैं जैसे कि इसमें आउटपुट डिवाइसेस क्या है और पावर सप्लाई क्या है, प्रोग्रामिंग, स्टोरेज, नेटवर्किंग भी नया पॉइंट मिल गया हमको, तो उसकी बात कर लेते हैं। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो इम्प्रूव डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग CRT मीन्स कैथोड रेज ट्यूब, मॉनिटर्स एंड लेजर प्रिंटर्स। अब हमारे पास क्या है, आउटपुट में हमारे पास नई नई इम्प्रूव जो टेक्नोलॉजी है डिस्प्ले की वो है, और CRT है, CRT मॉनिटर्स जो है वो है हमारे पास, और लेज़र प्रिंटर है, उस सब के थ्रू हम आउटपुट गेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर था हमारे पास पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या यहाँ पे इम्प्रूव्ड हो चुकी है, पावर एफिशिएंसी काफ़ी इम्प्रूव्ड है विद यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। प्रोग्रामिंग की बात करें तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स एडवांस्ड। यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, मोर सोफिस्टिकेटेड हो चुकी थी, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स जो है वो एडवांस्ड में हो चुकी हैं। स्टोरेज की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव continue to evolve and providing larger storage capacity। अब हमारे पास फ्लॉपी डिस्क हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं, और ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अपन को, लार्जर स्टोरेज कैपेसिटीज को प्रोवाइड कर, लार्जर स्टोरेज की कैपेसिटीज हैं इनके अंदर। नेटवर्किंग की बात करें तो यहाँ पे फिर इंट्रोड्यूस हो चुका था लोकल एरिया नेटवर्क और पर्सनल कंप्यूटर्स, जो कि लीडिंग टू द ग्रेटर कनेक्टिविटी। राइट, ये है हमारा 4th जनरेशन कंप्यूटर। अब लास्ट हमारे पास है 5th जनरेशन कंप्यूटर, जो कि स्टार्ट हुआ था 1989 से, और जो अभी तक चल रहे हैं वो सारे हमारे पास 5th जनरेशन कंप्यूटर हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटर में की टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। आपने देखा है AI का यूज़ होने लगा है अब, और पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, पैरेलली प्रोसेसिंग हो सकती है, एक प्रोसेस, पहले हम एक ही प्रोसेस को कर पाते थे, अब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस जो है वो उनकी प्रोसेसिंग हो सकती है। ओके, और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे किस पे फोकस किया जा रहा है, पैरेलल प्रोसेसिंग पे ही फोकस किया जा रहा है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, और कंटिन्यू विद मिनिएचराइजेशन एंड इंक्रीज कंप्यूटिंग पावर। क्या इंक्रीज कर रही है, कंप्यूटिंग पावर हमारी जो है वो इंक्रीज हो गई। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो IBM वॉटसन, मॉडर्न सुपर कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स एट्सेट्रा, ये हमारे सारे होते हैं 5th जनरेशन में। इसकी बेसिक सेटअप की बात करें तो यहाँ पे देखिए CPU में कंटिन्यू यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ऑफन विद मल्टीपल कोर फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। माइक्रो प्रोसेसर का यूज कंटिन्यू हो रहा है विद, अब बल्कि किसके साथ, मल्टीपल कोर्स फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। मेमोरी की बात करें तो हमारे पास हाई कैपेसिटी की रैम है विद फास्टर एक्सेस टाइम। अब हमारे पास क्या है, व्हाट वी हैव, हाई कैपेसिटी मेमोरी विद फास्टर एक्सेस टाइम। इनपुट डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एडवांस्ड इनपुट डिवाइसेस हैं, इंक्लूड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, टच स्क्रीन एंड वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स एट्सेट्रा। अब आप कैसे दे सकते हो इनपुट, अब आप क्या करते हो, कुछ भी सर्च भी करना हो तो आप टाइप करने की जगह क्या करते हो,
वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स आ चुके हैं, तो आप बोल देते हो, सीधे उस पर टाइप हो जाता है और इजीली हम किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और आउटपुट कैसे आने लगे, अब आउटपुट डिवाइसेस हाई रिजोल्यूशन डिस्प्लेज हैं, जिसे हम आउटपुट डिवाइसेस गेट कर सकते हैं, एडवांस्ड प्रिंटर्स हैं एंड ऑडियो आउटपुट सिस्टम्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट सिस्टम है। पावर सप्लाई की बात करें तो कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट्स इन पावर इफिशियंसी, प्रोग्रामिंग के लिए डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एम्फेसिस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और क्या है हमारे पास, मशीन लर्निंग है, एनएलपी है, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, ये प्रोग्रामिंग में आ गया आपका। और बात करें स्टोरेज की, बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब हम, आपने देखा होगा बहुत ही हल्के से अपने पास जो भी लैपटॉप्स वगैरह आने लगे, काफ़ी हल्के आने लगे, तो बिकॉज ऑफ सॉलिड स्टेट ड्राइव्स एसएसडी की वजह से जो इसकी स्टोरेज है तो हाई, और क्या है यहाँ पर हाई कैपेसिटी है हार्ड डिस्क ड्राइव्स की, और फास्ट, इससे कि हमारे पास जो लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज है हमको फास्ट एक्सेस मिल जाती है। ये सब स्टोरेज डिवाइस में क्या थे, एसएसडी इसमें मेन है हमारे पास 5th जनरेशन में। और अब नेटवर्किंग की बात करें तो यहाँ पे एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट का एक्सटेंसिव यूज़ है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, हाई स्पीड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटीग्रेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया अब हमको, इंटीग्रेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ का इंटीग्रेशन है, इंक्लूडिंग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। पढ़ रहे हैं ना आजकल हम सब, ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करें, यहाँ पे इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स टास्क साइमल्टेनियसली। कॉम्प्लेक्स टास्क को हमको हैंडल करना है साइमल्टेनियसली, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये थे हमारी सारी जनरेशन्स कंप्यूटर की। और नेक्स्ट टॉपिक में अब हम आगे की जो भी धीरे धीरे टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।